संविधान को मानता है वो अम्बेडकर है, जो न्याय स्वातंत्र समता बंधुता इसे मानते हैं वो अम्बेडकर थे, और जो अपने हक के लिए लड़ते हैं वो अम्बेडकर है। दान देने के कई तरीके हैं। आप किसी को शिक्षा का दान भी दे सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है वो कोचिंग नहीं लगा सकता, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको घर में पढ़ा सकते हैं, तो ये भी एक तरीके का दान है। हर प्राणी के लिए मैत्री करना चाहिए, चाहे वो पशु हो, चाहे इंसान हो, चाहे हमारा शत्रु क्यों ना हो, हमको उनके प्रति भी मैत्री करना चाहिए कि उसको ज्ञान नहीं है जो वो कर रहा है, वो खुद की भी हानि कर रहा है और समाज में दूसरों की भी हानि कर रहा है, तो ऐसे लोगों के प्रति भी हमारे मन में मैत्री का भाव होना चाहिए। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि भाई मनुष्यता की सबसे बड़ी बीमारी अगर कौन सी है तो अविद्या जो है, तो अविद्या सबसे बड़ी बीमारी है। पिछड़े समुदाय की जो उत्पीड़न जाति से जो महिलाएं आती है उनके ऊपर किस तरीके की हिंसा हो रही है, उनके साथ उनकी क्या परिस्थिति है, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक उन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमको क्या करना है, उनके हिंसा को किस तरीके से चुनौती देनी है, ये हम नहीं समझ पाएंगे। ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ने के इच्छुक तो है, लेकिन उनका बैकग्राउंड ऐसे नहीं कि उनको उतना खर्चा वो मतलब ये अफोर्ड कर पाए, तो ऐसे लोगों को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं और उनकी जो जितनी भी ट्यूशन फी है हम लोग पे करते हैं, और उसके लिए जो हमारे जो कर्मचारी हैं जो कि अभी जॉब पे है वो एक एक स्टूडेंट का खर्चा हम लोग 1 साल का हम ये करते हैं। मैंने फिर एक बार स्टूडेंट बनने के लिए मन कर रहा था, क्योंकि जैसा बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए तो बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। मैंने सोचा बाबा साहब जिस रास्ता को हमने बताया उसी रास्ता में चलने के लिए कम से कम प्रयास करें। मार्च 18 आगरा में बाबा साहब का आंखों में आंसू आ गई थी। यही चीज़ हमको इतिहास में बताया जाता है कि बाबा साहब ने ये बहुत दुख हो रहा था कि जिस संघर्ष उसने किया उस संघर्ष का फल जिसने ले लिया वो कामयाब बन गए। बाबा साहब का मार्गदर्शन के वजह से, बाबा साहब का कुर्बानी की वजह से वो लोग सिर्फ अपना खानदान का देखभाल करने में बहुत बिजी हो गए, लेकिन वो अपना समाज के बारे में, समाज का देखभाल के बारे में, समाज का भविष्य के बारे में भूल गए। तो हमने वो गलती नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने वो अपना वर्दी और पूरा वेपन्स पूरा बगल में रख के मैंने सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण विभाग में हजारों स्कूल्स है, वो स्कूल्स का सेक्रेटरी बन गया मैंने गवर्नमेंट नौकरी में। 14 के बाद संकीर्ण मानसिकता इतनी खतरनाक हुई, इतनी भयंकर हुई कि आदमी अपने आप का नाम बताने से भी कतराता है। जब लोहा मिला ही नहीं था तो कहाँ से आया लोहार। हमने जो खेती करना एग्रीकल्चर, हम पहले हंटर एंड गैदरर्स थे, हम लोग हंटिंग करते थे। हमने किसानी करना सिर्फ 10,000 साल पहले शुरू किया है। तो 10,000 साल पहले कहाँ से आई वो सारी किसान जातियाँ। तो एक चीज़ ये है कि हम सब लोग एक ही है। हमने कपड़े पहनना जो है कुछ हज़ारों साल पहले शुरू किया है। तो जब तक कि सूत ही नहीं मिला था, सूत नहीं था तो कहाँ से आएगा सुतार नहीं तो जनेऊ नहीं तो ब्राह्मण नहीं। तो हम सब लोग एक ही है।
moving the program forward. Our next speaker is one of the leading pioneers in his own right, having led others to a brighter future. His work has been instrumental in bringing our people together in a fragmented landscape such as the GCC. Fortunately, I was also a part of it. Now, let me call upon the stage Shirish Sorone sir, who will shed more light on the journey and the objectives of the Savika family. So regarding Savika, I will just brief shortly. Savika is formed in 2013 and more than a decade we are working on a global level. Savika means, Savika का मतलब ऐसा है कि सामाजिक विचार मंच एवं कार्य। इसकी शुरुआत 2013 में सऊदी अरब के अम्बेडकराइट लोगों ने की है। सबसे पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि व्हाट इज अम्बेडकराइट, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो जो भी SC, ST, OBC माइनॉरिटीज है वो ऑल आर कॉल्ड एज अ बहुजन वर्ग जो है उसे अम्बेडकराइट कहते हैं। जो तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, संत शिरोमणि संत रविदास, पेरियार स्वामी जी, संत तुकाराम, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिजामाता क्रांति ज्योति महात्मा फुले, माता सावित्री, माता रमाई, संत गाडगे महाराज, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज, कांशीराम जी इत्यादि सभी महानायक और महानायिकाओं को जानकर मानने वाले जो भी है वो अम्बेडकराइट है। तो अम्बेडकराइट का जो थॉट है डीप, वो समझना सबसे पहले जरूरी है सभी को। जो संविधान को मानता है वो अम्बेडकराइट है। जो न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता इसे मानते हैं वो अम्बेडकराइट है। और जो अपने हक के लिए लड़ते हैं वो अम्बेडकराइट है। सो हमें करना क्या है, बच्चों को बेसिकली बच्चों के लिए क्या करना है, तो वी शुड मोर कॉन्सेंट्रेट हाउ वन कैन बिकम एजुकेटेड, मोर नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, विच विल कन्वर्ट इनटू द इंटेलेक्चुअल। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं हमारे इसमें, बट होता क्या है उनका जो एजुकेटेड होना और इंटेलेक्चुअल होना इसमें का जो गोल्डन लाइन है वो मिस है। तो वो जब कभी वो लोग वहां तक पहुंच जाएंगे जब भी वो महापुरुष और महानायकों को पढ़ेंगे, है ना। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रीडिंग बुक्स ऑन महापुरुष एंड महानायिका कॉन्स्टेंटली शुड बी द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, है ना। सो we should cultivate our mind. Cultivation of a mind should be the ultimate aim of human existence, correct? So cultivation mind क्या करता है, तो cultivated mind जो है वो अपने को डेवलपमेंट, एक्सपेंशन और इंप्रूवमेंट की ओर लेके जाता है। इसलिए माइंड कल्टिवेट करना जरूरी है, उसको प्यूरिफाइड करना बहुत जरूरी है। तो कल्टिवेटेड माइंड को, बिकॉज द कल्टिवेटेड माइंड एक्नॉलेज द ट्रूथ, द कॉज ऑफ सफरिंग एंड ऑटोमेटिकली इट वीड्स towards the justice, liberty, equality and fraternity to end the sufferings of the individual as well as the society where you live. These principles are nothing but a noble way of life. Constant and comprehensive discussion should be there to decide the strategy, vision and goals. The very important to transform this vision into the reality. It's very important. When you achieve some goals, it has to be transformed in that form. We are going to fight against such an organization which had done their planning 60-70 years before. I don't want to take the name of that organization, you should know. Their efforts are so deep that to eradicate it, how much torque is required. The upper caste organization has done systematic implementation of a Vedic idea and they are very fastly implementing it. They have captured the brains of 70 to 80% of our young brigade. These people consider that organization is a noble organization. So they can do or die fight that organization. So far, if we have to break this jinx, we should learn Hitler's history. It is actually the Indian implementation of Hitlerism. One can connect many dots of Hitler's history with the current situation in India. To fight with these mighty forces, it is very important to educating and awakening all the Bahujan classes. We agree there may be some disagreement among us, but remember our goal is same. So we have to work 24/7 to secure the future of our young generations. We should be able to support educator,
job creator for our society. So commitment to the society is very important aspect for this era. तो बाबा साहब कहते हैं मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा मिशन है. अत्तदीप भव कहने वाले तथागत बुद्ध अपने जीवन में दिया जलाने की बात करते हैं. दिया तो हर एक के पास है, पर उसकी रोशनी का सही इस्तेमाल करने की वो बात करते हैं. और आखिर में एक बात बताना चाहता हूं, वी ऑल आर विजिटर्स ऑफ दिस प्लैनेट कॉल्ड अर्थ, है ना. वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम on this earth. We have to do whatever we can do for the betterment of the human being. We are emotion that makes difference between us and robot. So we cannot do anything solo as to create stress on us and our family. So need to work together, united, achieving the task for the social causes. It's very important. So आज के ज़माने में आप जैसे देखते हैं कि दीपक कदम सर है ना, निब्बान सर है, गोरखेड़े सर है, ये आज के इरा के सही मायने में महानायक है. जोरदार ताली उनके लिए. तो साथ में अभी हम लोग जो स्लाइड देख रहे हैं, तो जो मिशन के लिए साविका की टीम जो तैयार हो गई वहाँ पे, तो वो पूरे ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं. तो आप स्लाइड से देख सकते हैं कि व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ वी वर्क आउट. तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बोलना मैं भूल गया कि आपको एक समझना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन वो तैयार हो जाती है जिसके जो वी कैन से इट्स सीड्स, वाटर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये यूटिलाइज करके उसको हम लोग डेवलप करते हैं. और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्रूट्स है उसके. तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितनी स्ट्रांग रहेंगी उतने ही सबके लिए अच्छा रहेगा. तो वो एक हमारे कंसेप्ट था. तो अबाउट साविका, सो मैंने जैसे कहा, साविका इट मीन्स सामाजिक विचार मंच और कार्य, द फाउंडेशन बाय द NRI अम्बेडकराइट कम्युनिटी. तो इसमें हमारे इसमें देयर इज नो हायरार्की. हम लोग जो भी कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी जो संकल्पना है जो लीड करेंगे उनको सभी लोग सपोर्ट करते हैं. तो वहाँ पे कोई भी टाइप की ना वी आर रजिस्टर्ड एनीवेयर और ना ही हम लोग कहीं, बिकॉज बहुत सारे संस्था यहाँ पे काम कर रहे हैं. तो हमारा मोटो है कि उन्हीं को सपोर्ट करें. हमारे इसमें कोई भी डायरेक्टर वो सब कोई पोजीशंस है ही नहीं बेसिकली. So there is no hierarchy in our post designation in our Savika. It is a social enlightenment group encouraging the members to work at a ground level, especially in the areas they came from. तो जहाँ से हम लोग आते हैं तो छुट्टी के टाइम में हम हमारा टाइम देते हैं वहाँ पे, वहाँ विलेजेस में जाके अलग अलग टाइप के सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं. जैसे कि हमारे जो संतोष गोपनारायण सर है, उन्होंने कल ही बहुत बड़ा प्रोग्राम्स वहाँ पे एक स्कूल में अकोला में किया था. तो वो सब इंडिविजुअल बेसिस पे सब लोग करते हैं. Savika members are counted with various AM members in world and various social organization in India. तो अलग अलग जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हम कनेक्ट है. जितने भी AM है, AM यूरोप रहने दो, AM कनाडा रहने दो, USA, सभी के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं. तो पे बैक टू सोसाइटी मेनली जो अभी ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, तो स्पेंडिंग टाइम्स मीन्स व्हाट. हम लोग जो है अपने लाइफ में है ना, अब जैसे जैसे ग्रो होंगे बच्चे लोग, तो याद रखो कि अपना जो टाइम है तो कमिटमेंट टू द सोसाइटी रहना चाहिए. तो अपना एफर्ट्स और अपना एनर्जी अपने आजू बाजू के लोगों के उनके लिए ही देना चाहिए. अपना टाइम और एनर्जी है ना, उनके डेवलपमेंट में ही देना चाहिए. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है. सेकंड है यूज इंटेलिजेंट फॉर स्प्रेडिंग द नॉलेज. तो तुम्हारा जो नॉलेज है, जो भी क्षेत्र में आपका नॉलेज है, उसको हम लोगों ने बाकी लोगों को भी देना चाहिए. नॉलेज देने से बढ़ता ही है ना, दिया से दिया जलेगा तो आगे बढ़ते जाता है. तो मॉनिटरी सपोर्ट भी हम लोग करते रहते हैं. मॉनिटरी सपोर्ट के में जैसे कि हमारे अभी जो 4 संस्थाएं हैं, सम्यक एजुकेशन सोसाइटी जो कि अभी यहाँ भोपाल में है, देन लिबर्टी क्लासेस जो कि नागपुर और अदर एरियाज में फैले हुए हैं. तो अम्बेडकराइट मिशन, अम्बेडकरवादी मिशन नांदेड़ से है, कदम सर यहाँ पे आप मौजूद है, और लिबर्टी क्लासेस और नालंदा एकेडमी के जो वर्धा में स्थित है. तो इन्हीं मेनली अभी 4 संस्थाओं के हम लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि ताकि वो संस्था के थोड़े आगे बढ़े. एंड वर्क ऑन रिमूविंग ब्लाइंड फेथ फ्रॉम द पीपल्स माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. अभी बच्चे लोग अभी से तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चालू करो. इफ यू रीड द आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट सेज दैट वी शुड हैव ऑलवेज लॉजिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट.
तो साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए, कोई भी चीज़ के लिए ना हम लोगों को साइंटिफिकली सोचना चाहिए कि सच है कि नहीं। तो ऐसा आप सोचेंगे तभी आप ब्लाइंड फेथ से निकल जाएंगे। एक छोटा सा स्लाइड है, ये देख लीजिए, इसमें क्या दिया है कि आप जहां पे भी है, वी फील दैट वी आर एट अ कंफर्ट जोन। आप जब भी पढ़ लिख के जब आप एक ग्रेजुएशन तक पहुंच जाएंगे तो आप सोचेंगे कि मुझे जॉब लगा है, नहीं, वी हैव टू गो फॉर मास्टर्स। मास्टर्स के बाद भी आप जो भी अभी पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे जो नया चीज़ आया है, नया स्किल डेवलपमेंट है, उस पर जाना चाहिए। क्योंकि जब एक जगह जॉब करते हैं हम, तो हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन के ऊपर से क्या हो जाता है, फियर जोन तैयार हो जाता है आपके ऊपर। तो फियर जोन से निकलने के लिए लर्निंग जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कीप ऑन लर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ, है ना। बाबा साहब कहते थे कि मैं आजीवन स्टूडेंट रहा हूँ, है ना। तो पढ़ते रहने का, पढ़ते रहने से क्या होता है, आपका जो है ना चैलेंजेस के जो है उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर आप ओवरकम कर सकते हैं और आप ग्रोथ जोन में चले जाते हैं। तो ऑलवेज थ्रू आउट द लाइफ थिंक ऑन द ग्रोथ जोन्स ओनली। तो आपका डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ जोन के लिए ये बहुत जरूरी है। आप जहाँ पे भी है वहाँ से आगे कैसा जाए, इसके बारे में सभी बच्चों ने सोचना चाहिए। मैं अकेला ही चल रहा था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ना उम्मीद नहीं हूँ मैं, नाकाम ही तो हो, लंबी है शाम की गम की शाम, शाम ही तो हो। शुक्रिया। इसके साथ ही मैं आपका मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जागो, जगाओ, जोड़ो। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने जो भी कुछ हमें बताया है ये हम अपने जीवन में लाने का बहुत कोशिश करेंगे। और जो भी आपने हमें विद्यार्थी जीवन के लिए जो भी सीख दी है कि हमेशा पढ़ते रहिए, कभी भी रुकिए मत, ये हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमने अपने कार्यक्रम का शुभारंभ संविधान की प्रस्तावना से किया था, तथा उसी प्रकार हम विद्यार्थी जीवन में संविधान का महत्व समझते हुए तथा संविधान को याद करते हुए संविधान गीत प्रस्तुत करने के लिए हमारे कुछ प्रिय बच्चों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद संविधान, देता है हमें सुरक्षा, देता वो पहचान है। तू ही मेरी गीता, तू ही कुरान है। जिंदगी का सबसे अच्छा तू ही पुराण है। संविधान, संविधान मेरा संविधान है। विधायिका में जाएंगे, बहसें भी कराएंगे। लोकसभा में जाकर हम देश को चलाएंगे। देता जो ये अधिकार उस पे है जान सर, बार बार जान सर, ऐसा मेरा संविधान। संविधान, संविधान मेरा संविधान है। संविधान, संविधान, संविधान। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हमने तथागत भगवान बुद्ध की एक फ़ोटो लगाई थी। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सम्यक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, वो बुद्ध के दिखाए गए मार्ग पे चलते हुए समाज हित के लिए कैसे काम कर सकते हैं उस पर विचार करती है और उस विचारों का क्रियान्वय जो है धरातल पे करती है। ये हमारी संस्था का लोगो है। अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बुद्ध की बताई गई 10 पारमिताएं हैं, जिसमें पहली पारमिता आती है दान पारमिता, यानी कि हम सभी जो लोग हैं उसको बुद्ध के अनुसार मूर्ख व्यक्ति कहा गया है। मूर्ख व्यक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि हम में प्रज्ञा नहीं होती, विजडम नहीं होती, हम में सही ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए हमको मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। तो मूर्ख व्यक्तियों को क्या क्या करना चाहिए, तो वो 10 पारमिता यहाँ पे दी हुई हैं। पहला है दान पारमिता। तो अगर आप घर परिवार से समृद्ध हैं और आपके रहन सहन खाने पीने
के अलावा, आपके खर्चों के अलावा अगर आपके पास में धन संपत्ति बचती है तो उसको आपको समाज हित में जो है लगाना चाहिए। तो दान पारमिता को बुद्ध ने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की तरह रखा है। इसमें आप भिक्षुओं को दान दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई गरीब बच्चा है, आप उनकी मदद कर सकते हैं एजुकेशन में, उनकी फीस भरने में, आप वो भी काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि पर्यावरण के लिए कुछ काम करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, तो आप अपना अर्थ दान जो है पेड़ लगाने के लिए भी कर सकते हैं। आपको लगता है हमें वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, आप वो काम कर सकते हैं। तो दान देने के कई तरीके हैं। आप किसी को शिक्षा का दान भी दे सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो कोचिंग नहीं लगा सकता, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको घर में पढ़ा सकते हैं, तो ये भी एक तरीके का दान है। तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से दान पारमिता पूरी कर सकता है। इसके बाद में मॉरलिटी आता है। मॉरलिटी को शील बोलते हैं, और उसको और आसान भाषा में मैं बताऊं तो 5 तरीके की अच्छी बातें जो बुद्ध ने बताई हैं, जो हमको जीवन में पालन करनी चाहिए, और हर मानव इसको कर सकता है। कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, ये सभी व्यक्ति कर सकते हैं। कौन सी हैं वो 5 बातें? हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करेंगे, और हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। ये जो 5 बातें हैं, ये हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग जो हैं अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। ये 5 प्रकार की अच्छी बातें, इसको हम लोग शील बोलते हैं बुद्धिज़्म की लैंग्वेज में, इसको हम मॉरलिटी इंग्लिश में बोलते हैं। और इसके बाद में तीसरे पॉइंट में आता है रेनेंशिएशन, यानी कि निष्क्रम में पारमी आती है, जिसमें आप एक भिक्षु की तरह जीवन जीते हैं। और एक आम इंसान भी जो है वो एक भिक्षु की तरह जीवन जी सकता है। कैसे? अपनी आकांक्षाओं को, अपने डिज़ायर्स को कम करके। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल किसी शादी में जाते हैं, हम 1 रसगुल्ला खाते हैं, हम 2 खाते हैं, लालच होता है तो हम 4 भी खा लेते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी 2 की है, लेकिन हम 4-5 भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डिज़ायर है, हमारा लालच है। तो आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सीमित कर लीजिए, लिमिटेड कर लीजिए, तो आप भी एक भिक्षु का जीवन जी सकते हैं। जो आपके पास में एडिशनल चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो आप लोगों को बांट सकते हैं। तो ये निष्क्रम में पारमी हो गई। उसके बाद में है विजडम, यानी कि प्रज्ञा। प्रज्ञा जो है एक मेडिटेशन का पार्ट है। जब आप ध्यान साधना करते हैं तो आपका जो मेंटल एनालिसिस होता है, आप मस्तिष्क के लेवल पे जो है आप तर्क करना, एनालिसिस करना सीख जाते हैं। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, क्या समाज के लिए सही है, क्या समाज के लिए गलत है। और ये जो एनालिसिस की प्रक्रिया है, ये जो परखने की प्रक्रिया है अपने भीतर और अपने बाहर, अपने सराउंडिंग्स में, इसी को प्रज्ञा बोलते हैं, विजडम बोलते हैं। अब इसके बाद में एनर्जी। एनर्जी यानी वीर्य, यानी कि हम जो अपना एफर्ट्स लगाते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो टाइम टेबल बनाता है, 6 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, वो एक टाइम टेबल बनाता है और उसको फॉलो करता है। ये वीर्य की पारमी है। आप अपनी जो क्षमता है, आपकी जो ऊर्जा है, उसको सही जगह पे जो है आप फोकस करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, तो इसको वीर्य की पारमी बोलते हैं। उसके बाद में पेशेंस है। स्टूडेंट लाइफ में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम हताश, निराश हो जाते हैं, और कई बार हमारे रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं रहता है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहता है, तो हमको लगता है कि हमको गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। या कई बार कई स्टूडेंट्स को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। जैसे अभी रिसेंटली नीट एग्ज़ाम का आपने देखा है, कई स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। तो इस तरीके की सिचुएशन में आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। आपको अपने अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी खुद जनरेट करनी होगी कि ठीक है, आज नहीं हुआ, हम और मेहनत करेंगे और अगली बार और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो उसके लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है ट्रुथफुलनेस, यानी कि हमको सच बोलना है। जैसे मैंने आपको पंचशील में बताया था, झूठ नहीं बोलना है, यहाँ लिखा है सच बोलना है। यानी कि आप जीवन में एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक संकल्प ले सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। शुरू में हो सकता है दिक्कत जाए, उसकी संख्या कम कर दो, क्वांटिटी कम कर दो, कम झूठ बोलो, फिर धीरे धीरे उसको 0 कर दो, तो आप सच बोलने लग जाएंगे। तो ट्रुथफुलनेस के ऊपर भी बुद्धा ने जो है फोकस किया है। उसके बाद में आता है डिटर्मिनेशन, यानी कि अधिष्ठान बोलते हैं पाली लैंग्वेज में, बुद्धिज्म की लैंग्वेज में। डिटर्मिनेशन मतलब आप दृढ़ संकल्प, कोई भी काम को करने के लिए आपको अपने जीवन में एक संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है, और जब तक ये काम पूरा नहीं होता तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो तथागत बुद्ध ने दृढ़ संकल्प को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है।
इसके बाद में लविंग काइंडनेस है, जिसको हम मैत्री बोलते हैं। हमें जो है हर प्राणी के लिए मैत्री करना चाहिए, चाहे वो पशु हो, चाहे इंसान हो, चाहे हमारा शत्रु क्यों ना हो, हमको उनके प्रति भी मैत्री करना चाहिए कि उसको ज्ञान नहीं है जो वो कर रहा है, वो खुद की भी हानि कर रहा है और समाज में दूसरों की भी हानि कर रहा है। तो ऐसे लोगों के प्रति भी हमारे मन में मैत्री का भाव होना चाहिए। उसके बाद में इक्वानिमिटी आता है। इक्वानिमिटी को पाली लैंग्वेज में उपेक्षा बोलते हैं, और हम इसको और इजी वे में अगर समझना चाहे तो उसको मिडिल वे बोलते हैं, मध्यम मार्ग बोलते हैं। तो जैसे कभी भी हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में, चाहे हमारे सीनियर्स भी यहाँ बैठे हैं या स्टूडेंट्स हो या ओल्ड एज पीपल, सभी के जीवन में जो है सुख दुख बना रहता है। ये जीवन का परम सत्य है। कभी भी कोई भी टाइम एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा समय आएगा, कभी बुरा समय आएगा। तो उसमें हमको क्या करना चाहिए, उसको हमको मध्यम मार्ग में रहना चाहिए। अच्छा समय आए, ठीक है, अच्छा समय है, नोटिस कर लिया। बुरा समय, ठीक है, बुरा समय, ये भी निकल जाएगा। ये आपके मन में एक भाव होना चाहिए। तो आप गुड और बैड सिचुएशन को बैलेंस करना सीख जाएंगे। तो जो बैलेंस सिचुएशन है उसको उपेक्षा बोलते हैं। सम्यक एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जो है एक नॉन प्रॉफिट सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, और जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीब बच्चों की शिक्षा था। क्योंकि सम्यक एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के गठन से पहले हमने कई ज़िलों में, भोपाल के, मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में हमने जो है विज़िट किया था। वहाँ पे हमने कैडर प्रोग्राम्स लिए थे। मूवमेंट से भी हम लोग जुड़े रहे हैं, तो हमको मालूम है ग्रामीण क्षेत्र में हमारे लोगों की क्या परिस्थिति है। हमारे लोग मोस्टली जो हैं किसी के खेतों में मजदूरी करने का काम करते हैं, मनरेगा प्रोजेक्ट्स में मजदूरी करने का काम करते हैं। उनके पास में खुद की खेती की ज़मीन बहुत कम होती है, और उनके पास जो ज़मीन भी होती है उसमें वो बंजर ज़मीन होती है, उनको सिंचित ज़मीन सरकार की तरफ से नहीं मिलती है, और कई तरह की प्रताड़ना भी उनको गांव में झेलना पड़ता है। क्योंकि और भी कई समृद्ध समुदाय के लोग हैं जो वहाँ उनको समस्या करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने ग्रामीण क्षेत्र में देखा, और शहरी क्षेत्र में जब हमने स्लम्स का विजिट किया तो वहाँ पे भी कंडीशन कोई अलग नहीं थी। वहाँ पे भी जो बच्चे हैं उनको वो सुविधा वंचित थे, उनको सही गाइडेंस के लिए कोई व्यक्ति आके समझाते नहीं है। उनको अगर फीस भरनी पड़ती है तो भी उनके फैमिली मेम्बर्स में अगर एक आध पर्सन कोई काम कर रहा है तो उसको कई बार फीस जो है डिले भरना पड़ता है, ड्यूज़ में भरना पड़ता है, या कंसेशन मांगना पड़ता है। कई बार किताबें नहीं मिलती तो सेकेंड हैंड किताबों से काम चलाना पड़ता है। कई बार उनको सेकेंड हैंड किताबें लेने के लिए भी पैसा नहीं होता है, और ये सच्चाई है। तो ये सारी चीज़ें जब हमने सर्वे किया, एक साल हम लोगों ने गांव और स्लम एरियाज़ का सर्वे करने के बाद में हमको ये पता चला कि शिक्षा से संबंधित कार्य करने की बहुत ज़रूरत है। और भोपाल जैसे ज़िले में हमने देखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मुस्तैदी के साथ में 365 डेज बच्चों की समस्याओं का निवारण के लिए काम नहीं कर रहा है। तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट चालू किया। भीमनगर में सबसे पहले हमने एक कोचिंग क्लास स्टार्ट की, और धीरे धीरे क्लासेस की संख्या हर साल 1-1, 2-2 बढ़ती गई। अब हम 8 जो है निःशुल्क क्लासेस बच्चों के लिए भोपाल के विभिन्न स्लम एरियाज़ में चलाते हैं। एक हमारी कोचिंग क्लास जो है मऊ, इंदौर में भी हम अभी चला रहे हैं, और हम ये बिल्कुल निःशुल्क चलाते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो यहाँ पर बुद्ध को भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। बुद्ध को भी पूछा गया था कि मनुष्यता की सबसे बड़ी बीमारी जो है तो वो कौन सी। तो बुद्ध को पूछा गया कि भाई क्या बीमारी हो सकती है। तो बुद्ध ने कोई शरीर की बीमारी को बड़ी बीमारी जो है तो वो नहीं बताया, क्योंकि शरीर है, तब भी शरीर था तो तब भी बीमारियां थे। बीमारियां आजकल तो बढ़ रहे हैं, तो आज भी बीमारी है। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि भाई मनुष्यता की सबसे बड़ी बीमारी अगर कौन सी है तो अविद्या जो है, तो अविद्या सबसे बड़ी बीमारी है। और उसको अगर हमको नष्ट करना है तो उसके लिए बुद्ध ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, उस आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो पहला सिद्धांत है सम्यक दृष्टि। तो बुद्ध ने कहा कि सम्यक दृष्टि का जो अंतिम उद्देश्य है, तो अंतिम उद्देश्य हमारे अंदर की जो अविज्ञा है, तो अविज्ञा को नष्ट करना, यह हमारा अंतिम उद्देश्य जो है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पहले सिद्धांत का पहला जो अंतिम उद्देश्य है, तो वो अंतिम उद्देश्य है। वही अविज्ञा को महात्मा फुले ने 2-2.5 हजार साल के बाद विद्याविनमति के जो ये सिद्धांत बुद्ध महात्मा जी ने बताया कि भाई अविद्या के वजह से, वही अविद्या जो बुद्ध ने कही थी, तो वही अविद्या को हमारे सब पीछे रहने का, पिछड़ापन का जो कारण है, तो वो कारण अविज्ञा की वजह से है, ये महात्मा फुले ने हमको कहा।
तो और साथ में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो है तो बाद में शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, इस माध्यम से बाबा साहब ने हमको यानी शिक्षित बनने का जो हमको जो संदेश है तो वो संदेश दिया। आज भी हम देखते यानी 75 साल स्वतंत्रता को हुए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का इंडिया का गवर्नमेंट का ही डाटा अगर हम देखेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि आज पूरे भारत में रूरल एरिया में सिर्फ 5% पॉपुलेशन जो है तो वो आज तक डिग्री तक पढ़ पाए, सिर्फ 5%, 4.67% तक जो है तो पूरे भारत में आज तक डिग्री तक पढ़ पाए हैं। अगर शहरों में अगर देखते हैं तो 16-17% के हद तक जो है तो ये बात जाती है। तो मुझे लगता है कि आज भी हम यानी पढ़ने में, शिक्षित बनने में जो है आज भी जो है तो हम बहुत पीछे है, और साथ साथ SC/ST हमारा जो बहुजन वर्ग है वो और पीछे है। तो इसीलिए ये शिक्षा में, क्योंकि साविका के माध्यम से जो शिक्षित संस्था जो हर जगह काम कर रहे हैं, अच्छी काम कर रहे हैं, जैसे कि अम्बेडकरवादी मिशन है, वर्धा का इंस्टीट्यूशन है, या यहाँ पर भोपाल का जो सम्यक इंस्टीट्यूशन है, तो इस तरह से जो काम कर रहा है, जो राजस्थान से है, बाकी जगह जगह से काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको जो सपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए मैं साविका टीम का जो है तो यानी बहुत बड़ा यानी आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ पर मैं सभी उपस्थित गणमान्यों को मैं कहता हूँ कि भाई साविका के लिए एक बार जोरदार ताली जो है तो हो जाए, क्योंकि साविका का जो काम है तो सही में एक यानी खुद की पहचान को न बनाते हुए, खुद की हायरार्की को न बनाते हुए जो अच्छा काम करे उनके पीछे जो है तो एक हेल्पिंग हैंड बोल के जो है तो वो साविका खड़ी है। और मैं अम्बेडकरवादी मिशन की ओर से भी मैं तहे दिल से उनको मैं अभिवादन करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अम्बेडकरवादी मिशन के लिए भी और बाकी के लिए भी जनवरी में मेरा खुद का एक हेल्थ इशू हुआ था, जिसमें मुझे यानी 2 बार मेरी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी, तभी भी साविका की टीम ने जो है तो उन्होंने हेल्प किया था। तो उनका सबका मैं यहाँ पर जो है तो तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर यानी उनके हित की जो बात है, क्योंकि अभी ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं तो ये सब हमारे नए जनरेशन के लिए कर रहे हैं, जो पीछे यहाँ पर यानी खड़े हैं, बैठे हैं बच्चे हमारे, तो इनके आपके लिए मेरे पास क्या है, तो आपके लिए मिशन में आपको IAS बनाने के लिए, आपको IPS बनाने के लिए, आपको IFS बनाने के लिए, आपको जो है तो ऑफिसर बनाने का जो मार्ग है, मार्गदर्शन है, सुविधा है, तो वो पूरी सुविधा अम्बेडकरवादी मिशन में है। वहाँ पर राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, यानी तेलंगाना से, कर्नाटका से जो बच्चे हैं तो आ रहे, तो मैं यहाँ पर आप सभी बच्चों को मैं यहाँ पर आह्वान करता हूँ कि यहाँ पर सर के माध्यम से मैं यहाँ पर यानी हमारे जो सर यहाँ पर यानी है तो प्रवीण जी सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि मध्य प्रदेश से और यहाँ से भोपाल से भी जो है तो आप बच्चे नांदेड़ में भेजिए, उनको ऑफिसर बना के देने की जिम्मेदारी जो है तो अम्बेडकरवादी मिशन लेगा। आप सिर्फ जो है तो बच्चे भेजिए, क्योंकि बच्चे भेजिए अम्बेडकरवादी मिशन में। नांदेड़ में अभी दिल्ली में जो नेक्स्ट IAS नाम का जो कोचिंग क्लास है, जो सबसे अच्छा कोचिंग क्लास है, वहाँ पर 2 ही कोचिंग क्लास अच्छे, बाकी तो ढेर सारे हैं। नेक्स्ट IAS और बाकी वाजीराम की जो क्लासेस है तो टॉप के क्लासेस माने जाते हैं। तो नेक्स्ट IAS का आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो उसका फीस जो है तो वो 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए फीस है, लेकिन वही क्लास के साथ हमारा एग्रीमेंट है, वो 2 लाख का क्लास जो है तो नांदेड़ में आपको फ्री में मिल जाएगा। तो 2 लाख रुपए का बैच बोलो तो नांदेड़ में अभी फिलहाल 2 करोड़ रुपए की जो बैच है, तो 2 लाख रुपए की IAS बनने की जो बैच है तो वो बैच नांदेड़ में फ्री चल रही है। तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा लेने के लिए मैं सर को मैं निवेदन करूँगा कि आप मध्य प्रदेश से बच्चे भेजिए, जो गरीब बच्चे हैं, जो यानी जो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी उनको आप भेजिए। बोले तो कैसा है कि जब बच्चे आएंगे, देखेंगे और बस वो एक बार अगर यानी रूटीन हो जाएगा तो मुझे लगता है कि यानी बहुत सारे तादाद में यहाँ से भी बच्चे आएंगे। राजस्थान से हमारे भाई यहाँ पर आए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी गरीब बच्चे जो है तो वहाँ से आप भेजिए, तो नांदेड़ में हम उनको जो है तो अकोमोडेट करके लेंगे, उनको हम सम्मिलित करके लेंगे और उनको और IAS ऑफिसर बनाने की जो कोशिश है तो वो कोशिश करेंगे। मैं खुद महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मैं तहसीलदार था, अभी मैं एडिशनल कलेक्टर या मैं IAS रहता था मैं, लेकिन मैंने 2021 में मैंने मेरा अपना रिज़ाइन करके 2006 में इस काम को जो है तो मैं आगे बढ़ाने की कोशिश जो है तो कर रहा हूँ। और समाज के माध्यम से नांदेड़ में हमने 300 बच्चों का रेसिडेंशियल जो सेंटर है, जो आप यहाँ पर यानी ये पोस्टर में देख रहे हैं, तो 300 बच्चों का रेसिडेंशियल जो भी सेंटर है तो वो सेंटर हमने नांदेड़ में बनाया है। दिल्ली में हमारा जो सेंटर है तो वो चलता है। तो दिल्ली में जो स्टूडेंट्स पूरे भारतवर्ष में जो ऑर्फन है, जो जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनको इकोनॉमिक कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चे जो प्रीलिम पास होते, तो ऐसे बच्चों के लिए भी
यानी बड़ी तादाद में जो है तो दिल्ली में ये जो फैसिलिटी है तो ये फैसिलिटी हमने जो है तो वहाँ पर यानी खड़ी करके रखी है। तो मुझे लगता है कि नांदेड़ में और दिल्ली में ये जो पूरी फैसिलिटी है तो इसका फ़ायदा आप सभी लोग लेंगे, ऐसी आशा जो है तो ऐसा रिक्वेस्ट मैं जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उन स्टूडेंट्स को करता हूँ। यहाँ पर जो भी यानी जो वॉलंटियर्स आए हैं उन लोगों को भी मैं यानी इस माध्यम से जो है तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जेन्युइन जो स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स को नांदेड़ महाराष्ट्र में भेजने की जो कोशिश है तो कोशिश आप लोग जो है तो वो करेंगे, ऐसी आशा मैं यहाँ पर रखता हूँ। यहाँ पर फिर से आप सभी लोगों से यानी हमारी बात जो है तो कहने का आप लोगों ने मौका दिया, तो इसलिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए यहाँ पर अपने बात को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमने जो ये काम है यहाँ पे भोपाल में मैंने 2019 में शुरू किया और जब मैंने शुरू किया तब यहीं पे भोपाल में, काफ़ी दूर नहीं है यहाँ से, जो भोपाल से होंगे जानते होंगे यहाँ पे गांधीनगर क्षेत्र है, तो वहाँ पे 2017 में एक समुदाय है जिनका नाम है पारधी, जो घुमंतु जाति में आते हैं। उनकी उस समुदाय की एक महिला ने बार बार पुलिस प्रताड़ना के कारण जो है आत्महत्या कर ली और जो एफआईआर है वो पुलिस वालों पे दर्ज नहीं हो रही थी। तो यहाँ के सारे जो समुदाय के लोग हैं वो एक साथ मिलकर जो है हाई कोर्ट गए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक बहुत दिलचस्प चीज़ हुई कि ये जो महिला है इसके साथ ये हिंसा हुई, इसकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन जो पुलिस वाले हैं उनके वकीलों ने कोर्ट में एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो महिला है ये झूठ बोल रही है और ये झूठ इसीलिए बोल रही है क्योंकि ये एक समुदाय है जो आदतन अपराधी है, जिनको जो है कानूनी तौर से हैबिचुअल ऑफेंडर्स कहते हैं। ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो है इन समुदाय से आती है, तो इसीलिए आप देखिए इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये झूठ बोल रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि देखिए जिस महिला की मृत्यु हुई वो तो थी विक्टिम, इस सिचुएशन में वो पीड़ित थी, लेकिन जो कोर्ट है, कोर्ट ने क्या कहा कि अच्छा देखिए हैबिचुअल ऑफेंडर है तो हमको तो इनका रिकॉर्ड मंगवाना पड़ेगा। तो उन्होंने उनका रिकॉर्ड मंगवाया। रिकॉर्ड में ये नज़र आया कि बहुत सारे केस थे जिसमें वो कोर्ट से बरी हो गई थी, उनको दोषी नहीं माना गया। कुछ ऐसे केस थे जो पेंडिंग थे और फिर जो है ये केस आगे बढ़ा कोर्ट में और कोर्ट ने पाया कि ये जो पुलिस वाले थे इन्होंने सही में जो है उस पर प्रताड़ना की थी जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की। तो इसीलिए फिर उसमें सीबीआई की जांच शुरू हुई। तो वो एक बात है, लेकिन मेरे जहन में जो है ये किस्सा बहुत सालों तक रहा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जिसके साथ हिंसा हुई है उसको आप हैबिचुअल ऑफेंडर बोलकर जो है उसके खिलाफ जो हिंसा हुई है उसको नकार रहे हैं। तो फिर इस पर हमने सोच विचार शुरू किया, इस पर अध्ययन शुरू किया कि ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो अभी हम वकालत में भी देखते हैं, जो पुलिस प्रशासन से है वो भी जानते होंगे कि रोज़मर्रा में जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो ये इसका इतिहास कहाँ है और ये कहाँ से आ रहा है और ये जो बहुजन समुदाय है उनसे ये जुड़ा हुआ किस तरीके से है। तो ये जो अध्ययन है ये हमको लेकर गया 1871 में 1871, जब जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट नाम का एक कानून था वो लागू हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि करीब 200 से 250 300 समुदाय हैं जिनको क्रिमिनल्स बाय बर्थ, ये कहा गया कि ये जन्मजात अपराधी है और ये पैदाइशी अपराधी है, और जिसको बोलते हैं हेरिडिटरी क्रिमिनल्स, कि ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इनके यहाँ पे जो है अपराध होता है और इस समुदाय में अगर कोई भी बच्चा पैदा हुआ तो वो अपराधी ही पैदा होगा। उसमें बहुत अलग अलग समुदाय, जो अगर हम देखें जो डोम समुदाय है उड़ीसा में वो भी इस कैटेगरी में थे। अगर आप तेलंगाना की तरफ देखें तो जिनको कहते हैं माडिगा वो भी इस कैटेगरी में, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स की कैटेगरी में डाला गया था। महाराष्ट्र में पारधी है, कंजर है, नट, ऐसे बहुत सारे समुदाय जो है इस कैटेगरी में थे। अब जो है इस कैटेगरी में आपको डाल दिया तो अब ये है कि भाई आपने चोरी की हो ना की हो, आप पे जो है ये अपराधी होने का ठप्पा तो लग गया। तो इससे क्या है
कि बहुत सारी जो है इसमें चीज़ें हुई कि लोगों को फिर एक कैंप में डाला गया, उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी गई, उनको रोज़ आने जाने के लिए भी अगर वहाँ से अपने गांव से बाहर निकलना चाहते तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती, रोज़ आपको कड़ी पुलिस निगरानी में रखा गया। तो जब भारत आज़ाद हो रहा था और जब आज़ादी के समय जो है एक असेंबली बनी जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, एक संविधान बनाने के लिए एक कमेटी की स्थापना की गई। उस कमेटी में जो है इसकी चर्चा हुई कि अच्छा अब देखिए, हम ये कानून तो है, ये ब्रिटिश काल का बना हुआ कानून है, अब हम आज़ाद हो रहे हैं तो अब हम इस कानून का क्या करें। तो बहुत दिलचस्प बात है कि जो असेंबली है उसमें भी इसको लेकर बहुत विरोध हुआ कि भाई ये कानून तो हटाना नहीं चाहिए। जो जितने भी लीडर थे उस समय में, खैर बाद में उनकी इसको लेकर उनका भी जो है ओपिनियन चेंज हुआ था, लेकिन बाबा साहेब का भी ये मानना था कि ये कानून नहीं हटना चाहिए। बस एक ही व्यक्ति थे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनका नाम था एच.जे. खांडेकर, जो भी दलित समुदाय से आते थे। वो बस एकमात्र थे जिन्होंने कहा कि ये कानून जो है हटना चाहिए, ये जो समुदाय है जिनके साथ ये हिंसा हो रही है ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन वो कानून नहीं हटा आज़ादी के 5 साल बाद तक भी। और जब हटाया गया 1952 में, 1952 में, तब इस शर्त पे हटाया गया कि अब हम जो इसको है हैबिचुअल ऑफेंडर का जो कानून है उसके साथ रिप्लेस करेंगे। तो ये अगर हटा रहे हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट तो उसमें ये कानून जो है हम जोड़ देंगे। तो अब जो क्रिमिनल ट्राइब्स थे उनको हम हैबिचुअल ऑफेंडर बोलेंगे। यहाँ पे लोगों ने राउडी ये शब्द सुना है, राउडी, हिस्ट्री शीटर, गुंडा। तो जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उनको गुंडा भी बोलते हैं, हिस्ट्री शीटर भी बोलते हैं, राउडी शीटर भी बोलते हैं। और ये राउडी शीटर, हिस्ट्री शीटर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पुलिस थाने में एक रिकॉर्ड रखा जाता है इन समुदायों का, उस जिसको हिस्ट्री शीट कहते हैं कि अच्छा भाई कौन लोग हैं ये, किन किन से बात करते हैं, कैसे दिखते हैं, इनके घर में कौन कौन है, ये रोज़ किससे मिलते हैं। रोज़ एक सुबह से उठकर आदमी जो भी काम करता है वो सारी जानकारी जो है पुलिस थाने में होती है। तो अब जो है ये कानून लागू हो गया 1952 में, हम हैं 2024 में। लेकिन जो हम वकीलों के तौर पे भी देखते हैं कि रोज़मर्रा में ये कानून लागू होते हैं। हमारे भोपाल में जो पारधी समुदाय है, अगर उनके घर में शादी हो तो शादी का पहला कार्ड जो है पुलिस थाने में देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पुलिस से परमिशन नहीं लेंगे और अगर ऐसी भीड़ इकट्ठा होगी शादी में तो ये माना जाएगा कि अगर इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं इस जाति के तो मतलब ये लोग क्राइम कमिट करने वाले हैं। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिसमें दूल्हा दुल्हन और पूरी बारात को पुलिस पकड़ के ले गई है। तो इतना भी है कि लोगों को पुलिस परमिशन लेनी पड़ती है। जो बच्चे हैं उस समुदाय के वो स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि उनको पुलिस उठा लेती है। वो तो सिर्फ जेल नहीं, जो हम जब सोचते हैं कि किसी को पुलिस पकड़ती है तब वो जेल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, शादी भी नहीं हो पा रही है बिना पुलिस परमिशन के। तो ये जो एक पूरा ढांचा है उसमें महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो पूरी कहानी है मैंने महिलाओं से शुरू की और आज का विषय भी है महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। तो इसमें जो महिला है उनके साथ क्या हो रहा है ये भी समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो रोज़मर्रा में जब हम सोचते हैं कि पुलिस क्या करती है ना, तो कुछ काफ़ी ज़रूरी काम है कि अगर कोई चोरी कर रहा है, किसी के साथ किसी तरीके की हिंसा हो रही है तो पुलिस उसको रोकती है। लेकिन जब हम कोर्ट जाते थे, हम जब वकील है तो रोज़ हमारा कोर्ट आना जाना होता है, हम देखते थे कि एक तरीके के केस है वो दिन में 10 बार लगते हैं, एक्साइज एक्ट जिसको आबकारी कानून बोलते हैं उसके केस। तो हमने देखा ये क्या है आबकारी कानून और इसके केस रोज़ रोज़ क्यों बन रहे हैं और किसके खिलाफ बन रहे हैं। तो हमने जो है, क्योंकि हम रिसर्चर भी है, तो हमने कहा चलिए पुलिस का डेटा देखते हैं। तो हमने पुलिस का जो है डेटा देखा, पिछले 5 सालों का मध्य प्रदेश पुलिस का जो वो FIR जो पुलिस कंप्लेंट है उसको जो दर्ज करते हैं उसकी हमने स्टडी की, जो गिरफ्तारी करते हैं उसकी हमने स्टडी की। तो उससे कुछ बहुत दिलचस्प चीज़ें निकल कर आई कि
जो केस बन रहे हैं वो, अब शराब तो बहुत सारी तरीके की होती है, लोग अलग अलग तरीके की शराब बनाते हैं, लेकिन जो 95% केस है वो एक ही तरीके के थे, जिसको महुआ बोलते हैं, जो कच्ची शराब। वो कच्ची शराब जो यहाँ के आदिवासी, घुमंतू, दलित समुदाय ऐतिहासिक तौर से बनाते हैं, उसका अपराधीकरण हो रहा है, उसके लिए केस बना रहे हैं। और वो भी खासकर महिलाओं के, कि ये जो समुदाय की महिलाएं हैं उनको, जो पूरे देश में जितनी महिलाओं को नहीं गिरफ्तार करते हैं, वो एक कानून के लिए, कानून के अंतर्गत अलग अलग जो घुमंतु समुदाय हैं उनकी महिलाओं को गिरफ्तार करते हैं। खासकर जो पिछड़े समुदाय की, जो उत्पीड़न जाति से जो महिलाएं आती है, उनके ऊपर किस तरीके की हिंसा हो रही है, उनके साथ उनकी क्या परिस्थिति है, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक उन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमको क्या करना है, उनके हिंसा को किस तरीके से चुनौती देनी है, ये हम नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की चर्चा में और आगे भी जो हम सब हैं, वो महिलाओं के साथ जो अलग अलग महिलाएं हैं, अलग अलग समुदाय की महिलाएं हैं, उनका क्या इतिहास है, उनका क्या अनुभव है, उनके क्या मुद्दे हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए हम महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को समझेंगे और उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं जो जैसे बताया गया कि कृषि से संबंधित कुछ बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी भूमिका प्रस्तुत ये करना चाहता हूँ कि बेसिकली आई एम फ्रॉम नागपुर डिस्ट्रिक्ट और एक किसान के परिवार में पैदा हुआ था। ये तब की बात है, हमारा सोशल अवेयरनेस उतना नहीं था, हालांकि कुछ क्षेत्रों में आज भी नहीं है, लेकिन जो इमेंसिपेशन और जो अवेयरनेस है महाराष्ट्र के लोगों में जो शुरुआत हुई थी, और वो ज़माना था, कई सारी जो संगठनाएं इसके ऊपर काम कर रही थी, दलित पैंथर से लेके कई सारे, जो उसका दौर हमने देखा। जब हम पढ़ रहे थे तो मैं नागपुर के कृषि महाविद्यालय में, जो कि सबसे पुराना महाविद्यालय है, वहाँ पे पढ़ने गया, और तब मैंने देखा कि एक हमारे स्टूडेंट्स की एक संगठन हुआ करती है जिसको कि हम रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन कहते थे। तो मैं जब 89 से 93 वहाँ पे पढ़ा, तो जब हम एमएससी करते तो वहाँ उस समय पे एक प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन का, और उस समय पे हम इलेक्शन भी लड़ते थे, जो भी उस समय पे चलता था। और हम लोगों ने एक देखा कि एक ज़माना था कि हम लोग अपने कैंडिडेट को किस प्रकार से चुन के ला सकते हैं। वो इसीलिए कि हमारा एक रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट के पास में होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो है उनको कोई सताए नहीं, उनका ऑपरेशन या डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। तो इसी से चल के हम लोग आगे बढ़ते गए, लोगों के साथ में मिलते गए, विचारों का आदान प्रदान होता गया, और हम लोग फिर हमको एक चांस मिल गया और एक अवेयरनेस मिली कि ऐसे कोई संस्था है दिल्ली में जहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो और उसके ऊपर से फेलोशिप भी मिलेगी। तो उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करती थी। मैं और मेरे एक मित्र है डॉक्टर किशोर मानकर, अभी नागपुर में है, वो हेडक्वार्टर पोस्टिंग है उनकी, और वे आईएफएस ऑफिसर है। तो हम लोग चले गए वहाँ पे एग्ज़ाम देने के, और लकीली हमारा सिलेक्शन भी हो गया। एंट्रेंस एग्ज़ाम हमने क्रैक कर ली। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करती है जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से सभी लोग जानते हैं, और देश की ये सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है जहाँ पे कृषि के बारे में एजुकेशन और रिसर्च किया जाता है। और जो हमारे जो कदम साहब ने बताया कि कृषि में जो रिवॉल्यूशन है, कृषि क्रांति आई है, उसमें इसी संस्थान का जो हाथ रहा है। तो वहाँ पे पढ़ने चले गए, और वहाँ पे भी हमने देखा कि हम तो गिने चुने कुछ विद्यार्थी थे, पूरे देश से कई सारे छात्र वहाँ पे आते हैं, चाहे वो हमने देखा साउथ इंडिया से बहुत सारे आते हैं। तो आंध्रा के लोगों के साथ में संपर्क आया, तमिलनाडु के साथ में संपर्क आया, तो ये एक नेटवर्क बन गया। अब हम तो पास आउट जैसे वैसे हो गए, और एक तो हमारा ये जरूर था कि उस संस्थान में जब गए तो कुछ ना कुछ, मतलब कम से कम साइंटिस्ट तो बन ही जाएंगे, ये तो हमारी गारंटी थी। लेकिन हम लोग ट्राई करते थे कि सिविल सर्विसेज में किस प्रकार से हम क्या क्रैक करें। तो एक हमारे साथ में हमारे काफ़ी सीनियर्स की एक बैच हुआ करती है, वो दूसरे अपने जूनियर्स लोगों को गाइडेंस करते थे,
और कई सारे हर बैच में से कुछ जो IPS IFS और सभी लोग निकले हैं, अपनी अपनी की जगह पे सेटल है। अब एक जानकारी मैं इसलिए यहाँ पे कई सारे बच्चे जो दिख रहे, इसकी भूमिका इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों ने एक फाउंडेशन बनाया है नागपुर में, एक हम चलाते हैं, 2 संस्थाएं, एक आसन्या फाउंडेशन है, आसन्या फाउंडेशन है। तो डॉक्टर किशोर मानकर और हम लोग जुड़े हैं। तो हम लोग जो ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ने के इच्छुक तो है, लेकिन उनका बैकग्राउंड ऐसे नहीं कि उनको उतना खर्चा वो मतलब ये अफोर्ड कर पाए, तो ऐसे लोगों को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं और उनकी जो जितनी भी ट्यूशन फी है हम लोग पे करते हैं। और उसके लिए जो हमारे जो कर्मचारी है जो कि अभी जॉब पे है, वो एक स्टूडेंट का खर्चा हम लोग 1 साल का हम ये करते हैं। तो ऐसे कोई भी बच्चे आपके इसमें से हो जो पढ़ना चाहते हैं और आपको फाइनेंशियल क्रंच आता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो लिख सकते हैं। मैं उसका नंबर भी सोनवने साहब को और हमारे जो गौरखेड़े साहब हैं उनको शेयर करूंगा, ताकि भोपाल के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, वो उस योजना का लाभ ले पाए। इसी के माध्यम से एक दूसरी संस्था हमने एक और स्थापन की है, APEI, उसकी MP ब्रांच भी हमने ओपन की है, एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयज़ इंडिया, APEI। तो उसमें हम लोग एक सोशल मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को जानकारी देते कि आने वाले समय में ये हम लोग इतनी स्कॉलरशिप यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं, और जो भी इच्छुक जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें इसके बारे में लिखे। तो ये हो गई कि जो जिन लोगों का है, तो हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं जितना कर सकते हैं अपने लेवल पे, जैसे कि कदम साहब ने सही कहा कि कुछ लोग जो मतलब हम लोग ऐसे करते हैं कि किसी का कोई उल्लेख हम कभी नहीं करते, गुप्तता रखते हैं या ये कॉन्फिडेंशियल हम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सभी लोग अपने प्रकार से करें। मेरा क्षेत्र अलग है। अब जैसे मैं अपने इसके ऊपर आता हूँ, तो मैं साइंटिफिक फील्ड में हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च जो इंदौर में है, भोपाल के पास में 200 किलोमीटर की दूरी पे, और इंदौर ऐसी जगह है जहाँ पे मैं हमेशा मतलब पहले से बचपन से एक एक्सपेक्टेशन रहा कि यहाँ पे जाना चाहिए। वो इसलिए कि महू जो है हमारी जो एक ओरिजिन स्थान है, हमारे लिए पुण्य स्थान है, वहाँ पे हम जाएं। तो वहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे पहली पोस्टिंग मेरी वहीं पे है। तो जब मैं आए यहाँ पे, और चूँकि साइंटिफिक फील्ड है, मैं 96 बैच का ARS ऑफिसर हूँ, और 99 में भी 1-2 साल मैंने एक्सटेंशन लिया था, क्योंकि मैं भी सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहा था। शायद वो नहीं हो पाया, लेकिन हमने एक सिक्योर कर लेते कि ARS तो बन चुके थे। यहाँ पे आए तो गांव में जाके देखा हमने, और यहाँ के अपने लोगों की स्थिति कैसे, इसके बारे में जानने की कोशिश की। तो ये देखा है कि वही जो कि एक गांव होता है, गांव के बाहर एक छोटा सा गांव होता है, वहाँ पे हमारे लोग रहते हैं। तो ये एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन की प्रोसेस तो है, अभी भी है यहाँ पे। और जो आवाज़ महाराष्ट्र में उठी है, या जो एक स्ट्रेंथन मिला है, स्ट्रेंथ है महाराष्ट्र के लोगों में, वो यहाँ पे थोड़ी सी कम है। यहाँ पे ऑपरेशन डिप्रेशन ज़्यादा है। और कई जैसे मैंने ये देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी एक थोड़ा सा अलग प्रकार से देखते हैं, यदि आप उनको पता है कि आप किस कैटेगरी की है। तो ये एक थोड़ा सा चलता तो है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें अपने आप को इस कदर मजबूत बनाना है कि दूसरा जो बंदा है वो ये सोचे कि इनको डिस्क्रिमिनेट करते 10 बार सोचेंगे। यदि आप कैपेबल हो, आप अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय में, अपने उत्तरदायित्व में भली भांति परिचित वो कर रहे हो, तो दूसरे की किसी उतनी हिम्मत नहीं हो पाती। संक्षिप्त में मैं अपनी बात रखना चाहता। बाकी जिन लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप पर्सनली आके भी मेरे से चर्चा कर सकते हैं। मैं आपके पूरे कार्यक्रम के दौरान मैं यहाँ पे उपस्थित रहूँगा। पुनः एक बार सोनवने साहब और आप सभी को पेशेंट लिसनिंग के लिए और आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मैं एक जिला का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहा हूँ। निकिता जी पुलिस वालों के बारे में बहुत सारे चीज़ बताई, अच्छी चीज़ नहीं, थोड़ा दर्द भरी चीज़। तो मैं पुलिस का नौकरी एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रहा। मैं 17 साल का नौकरी के बाद बाबा साहब, उससे पहले भी जब स्टूडेंट लाइफ में भी, जैसा अपना साइंटिस्ट साहब ने बताया
कि हमारा यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारा शोषण होते थे, ऑपरेशन, अटैक्स होते थे अनुसूचित जातियों के ऊपर, जनजातियों के ऊपर। तो हमारे लिए अलग सा यूनिवर्सिटीज़ में भी 1984 में, 1982 में, 1986 में हमारे ऊपर भी बहुत अटैक होते थे। अलग सा डाइनिंग हॉल होते थे, अलग सा डॉर्मेट्रीज होते थे। बहुत दुख लगता था, बहुत बुरा लगता था। तब हमको बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा परिचय हो गया। तब से हम बहुत बहुत शानदार रूप में हम वो ऑपरेशन शोषण के खिलाफ हम बहुत बड़ा संघर्ष किए। वो होने के बाद हम रात भर बहुत मेहनत किए, 16 घंटे 18 घंटे पढ़ना पड़ा, क्योंकि हम तेलुगु मीडियम से, तेलुगु मीडियम तेलुगु हमारा मातृभाषा, और तेलुगु मीडियम से इंग्लिश मीडियम आया, इंग्लिश मीडियम से फिर पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर होना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपेयर होके हम तीसरा अटेम्प्ट में हम आईपीएस ऑफिसर बन गए। दूसरा अटेम्प्ट में आपके साइंटिस्ट के जैसा मैं भी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं भी एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए मैं भी एक ARS का साइंटिस्ट बन गया था। लेकिन तब हमको लगा हमारे सीनियर्स पूरा आईपीएस ऑफिसर्स बन गए, IAS ऑफिसर्स बन गए। मैंने सोचा एक बार ये भी ट्राई किया जाए। तो साइंटिस्ट का जॉब तो था मेरे पास में, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स मेरा पूसा IARI और कई सारे इंस्टीट्यूट्स में अभी सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा एक बार ये भी ट्राई किया जाए। तो दिन रात पढ़े और उसके बाद कामयाब भी बन गए, तो IPS ऑफिसर बन गए। लकीली आंध्र प्रदेश कैडर भी मिल गए। तो वो होने के बाद मैंने 17 साल का IPS नौकरी के बाद मैंने फिर एक बार स्टूडेंट बनने के लिए मन कर रहा था, क्योंकि जैसा बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए तो बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। मैंने सोचा बाबा साहब जिस रास्ता को हमने बताया उसी रास्ता में चलने के लिए कम से कम प्रयास करें। हमेशा AK-47 ग्लॉक पिस्टल मुकदमे ये पूरा चीज़ों के थोड़े से दूर रह के क्या हम कोई नया रास्ता देख सकते क्या। तो इसीलिए मैंने फिर बहुत मेहनत करके 2011 में मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई किया, और 4 यूनिवर्सिटीज़ में मेरे को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अप्लाई किया, देन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया जिसने बाबा साहब ने पढ़ा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट पढ़ा है बाबा साहब ने, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अप्लाई किया। तो मेरे को 2 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आ गया, एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ गया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन आ गया। तो मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चुन लिया। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैं मास्टर्स डिग्री करने के बाद फिर वापस अपना मातृभूमि यानी कि इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद फिर पुलिस का वर्दी पहनना नहीं चाहता था मैं, इसीलिए मैंने जैसा मेरे माँ ने एक मजदूर के फैमिली से, मजदूर के खानदान से एक एडमिनिस्ट्रेस बनी, एक IPS ऑफिसर का माँ बनी। तो मेरे माँ जैसा लड़कियाँ और लड़के ये देश में करोड़ों लोग में है। हमारा समाज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 10वीं कक्षा में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 12वीं कक्षा में उसका शादी हो जाते हैं, या ग्रेजुएशन से पहले कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाते हैं और माँ बन जाती है। तो ऐसे बच्चों का ख्वाब को हिफाजत करना बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यही बाबा साहब चाहते थे। मार्च 18 आगरा में बाबा साहब का आंखों में आंसू आ गई थी। यही चीज़ हमको इतिहास में बताया जाता है कि बाबा साहब ने ये बहुत दुख हो रहा था कि जिस संघर्ष उसने किया, उस संघर्ष का फल जिसने ले लिया, वो कामयाब बन गए बाबा साहब का मार्गदर्शन के वजह से, बाबा साहब का कुर्बानी के वजह से। वो लोग सिर्फ अपना खानदान का देखभाल करने में बहुत बिजी हो गए, लेकिन वो अपना समाज के बारे में, समाज का देखभाल के बारे में, समाज का भविष्य के बारे में भूल गए। तो हमने वो गलती नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने वो अपना वर्दी और पूरा वेपन्स पूरा बगल में रख के मैंने सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण विभाग में हजारों स्कूल्स है, वो स्कूल्स का सेक्रेटरी बन गया मैंने गवर्नमेंट नौकरी में। IPS ऑफिसर स्टार्टेड वर्किंग एज IAS ऑफिसर। तो मैंने उसमें 10 साल काम किया। वो 10 साल में मेरे को पहले महीने में बहुत बड़ा चुनौती मिला।
तो पहला चुनौती ये था, मैं किसी भी स्कूल जाऊं और लड़की या लड़का से पूछूं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका माँ बाप क्या करते हैं, तो वो लोग बहुत डर जाते थे, बहुत डरते थे कि जो इंग्लिश में बात करता उससे देखते डरते थे, जो अच्छा चीज़ अच्छा ड्रेस पहन के आता उससे देख डरते थे, जो कार में आएगा उससे देख के डरते थे। तो ये डर जो है बहुत बड़ा चीज़ है। डर जो है आपका क्रिएटिविटी को किल करती है। डर जो है आपका पोटेंशियल को पूरा ख़त्म कर देती है, मिटा देती है। तो डर को हम निकलना चाहते थे, तो कैसे निकलना, वो भी बहुत बड़ा चुनौती है। तो आप डर मत डरो बोले तो लोग डरना बंद करते क्या? नहीं डर करते। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम बहुत आगे फिर वापस आके बहुत रिसर्च किए। तो पहले चीज़ हम ये किया कि स्कूल्स में दलित का शब्द जो है उसको बैन किया। ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है ये। तो लोग क्यों हम अपने आप हमको दलित बुला के, दलित का नाम लगा के अपना अंदर जो शक्ति है उसको हम मिटा रहे। तो इसीलिए हमने स्कूल में सब टीचर्स को बोला, ये बच्चों को आज से आप दलित मत कहो। दे आर नॉट दलित्स, दे आर लाइक एनीवन एल्स। दे कैन बिकम डॉक्टर्स, दे कैन बिकम प्रोफेसर्स, दे कैन बिकम ऑफिसर्स, दे कैन बिकम लॉयर्स, दे कैन बिकम साइंटिस्ट। So when they can become everything, when they have the potential, why do you call them Dalit? Why do you call broken? तो मैंने बोला एक गूगल, आपके पास अभी मोबाइल फोन से आप भी देख सकते हैं, go to Google images and then type Dalits in India. आप एक बार ट्राई कीजिए, अब आपके पास मोबाइल फोन से या नेटवर्क है, go to Google and then type Dalits in India. आपको जो तस्वीरें दिखती है गूगल इमेजेस में, आपको आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या मैं ये समाज में हूं जिस समाज इतना गरीबी में है, इतना दबे हुए है? मेरे समाज में ऑफिसर्स भी है, मेरे समाज में पॉलिटिशियंस भी है, मेरे समाज में साइंटिस्ट भी है, मेरे समाज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे समाज का इमेज जो है, मेरे समाज का नाम जो है दलित बोला जा रहा है। ब्रोकन, दलित मीन्स ब्रोकन। लेकिन वी आर नॉट ब्रोकन। We have brilliant students here, we have a brilliant lawyer here, we have a brilliant scientist here, but still we are still calling ourselves as Dalit. So हमने टीचर्स को यही चीज़ बोला, ये बच्चों को दलित मत कहो। तो कौन सा नाम देना है? तो नाम देना है, हमने बहुत सारे बार सोच के स्वेरो करके एक नाम लगाया। स्वेरो, SW stands for State Welfare, एरो is synonymous with air and sky। तो हमेशा आकाश के तरफ देखो, अपना पास्ट को देख के, अपना जो इतिहास को देख के रो मत, अपना भविष्य को देख के अच्छा हार्डवर्क करके जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो चीज़ हार्डवर्क करके हासिल करो। सो विद दिस फ्यू वर्ड्स आई थैंक एवरीबडी and I wish you all the very best. And then all the children, my only advice to you is that whenever you find time, in Amazon Prime there is a movie called Purna. Please watch that movie. In Amazon Prime there is a movie called Purna. So it is a 92 minutes movie. So it is produced and acted by Rahul Bose, a famous Bollywood actor. So you please watch that movie, then you will really love it. Thank you very much. Jai Bhim, Jai Bharat. शांति शिक्षा विहार पर चर्चा करेंगे। शांति शिक्षा विहार मिशन स्वाभिमान सामाजिक नवनिर्माण की ओर। कोविड का समय निसंदेह बहुत खतरनाक समय था, स्वास्थ्य के लिए भी और फिर इस आंदोलन में अपने लिए भी। अपने से मतलब क्या कि वो लोग जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, संसाधनों से वहीन जो लोग हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत खतरनाक था। इसके अलावा सामाजिक रूप से ये जो लोग काम करने वाले थे, उनके लिए भी यह बंदिशों का दौर था कि जो आदमी रोज़ाना काम करता हो, रोज़ाना समाज में जाकर के मीटिंगें करता हो, रोज़ाना समाज के बीच में उठता बैठता हो, अब वो अपने दरवाजे में ही जम करके बैठा। परंतु यह मेरे लिए उपयुक्त समय था आत्ममंथन करने का और चिंतन करने का। मुझे 1999 से जब मैं 10th क्लास में था, तभी से यह संकल्प हुआ मेरे मन में कि मुझे अपना पूरा जीवन इस मिशन के लिए लगाना है।
उससे लेकर के और ये लॉकडाउन तक मैं निरंतर काम करता रहा। पर लॉकडाउन का जब समय आया तब जीवन में रुकने का अवसर मिला, और उस रुकने के अवसर में जीवन में वो एक इतना महत्वपूर्ण अवसर था कि मुझे क्या करना है, और यह जो जीवन इस आंदोलन के लिए लगाना है, और फिर जितना समय हमने लगाया उस समय में हमने कितना खोया कितना पाया। अपने आप को आंकलन करने का सबसे बेहतरीन समय था। कोई फ़ोन कॉल नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, अपने आप से बात करते रहे। और उस बात ही बात में ये पाया कि हमने जम्मू से लेकर के और तेलंगाना तक लगातार काम किया, पर उस काम के बाद हम हैं कहाँ? हम आज वहीं के वहीं खड़े हैं। तो फिर हमारी मीटिंगें कहाँ हुई? हमारी मीटिंगें सिर्फ सभागारों में हुई। हम जाकर के कितने लोगों से मिले? हम जाकर के खाली पढ़े लिखे लोगों से मिले, जो बिल्कुल सूटर बूटर लोग हैं। समझ में आया कि क्या इतना ही समाज है? अब उसके बाद में एक मजदूर वर्ग ये चलता है पूरे देश में पैदल, दिमाग दोबारा से झकझोरा कि हमें काम करने का ढंग क्या रहना चाहिए। तभी अपने मित्रों से बात की और राजस्थान सरकार ने यह अनाउंस किया कि जो व्यक्ति साइकिल पे चलता है उसको मास्क की ज़रूरत नहीं है। और मैंने उसी आदेश का फ़ायदा उठा करके 4100 किलोमीटर की संविधान जागृति धम्म यात्रा की, पूरे 100 दिन। और राजस्थान के सबसे बैकवर्ड एरिया में मैंने काम किया। तब समझ में आया कि अभी जो हम इतनी सारी बातें करते हैं वो अभी ज़मीन से बहुत दूर हैं सर, बहुत दूर हैं। कितनी दूर हैं हम सोच नहीं सकते। और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, अभी जितना मैंने नज़दीक से देखा, वो चाहे यूपी का पूर्वांचल का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश का ये रीवा सतना पन्ना का क्षेत्र हो, या फिर राजस्थान का ये आपका जैसलमेर बाड़मेर का जो एरिया हो, ये क्षेत्र अभी भी सुविधाओं के अभाव से वंचित है। इवन कि जम्मू है, और फिर जम्मू में भी कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहाँ सुविधाएं अभी नहीं पहुँच पाई हैं हमारे लोगों तक। हमने फिर ये पूरा ठीक ताम झाम छोड़ करके और ज़मीन से काम करना स्टार्ट किया। और उस ज़मीनी सतह पर यह समझ में आया कि 2014 के बाद, हालांकि यूं तो हजारों सालों से हमारे लोगों का मनोबल कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था, परंतु 14 के बाद संकीर्ण मानसिकता इतनी खतरनाक हुई, इतनी भयंकर हुई कि आदमी अपने आप का नाम बताने से भी कतराता है, आदमी बचता है। और फिर हमारे जो लोग हैं उनका तो मानसिक गुलामी इतनी घर कर गई कि उसका ज़मीर जिंदा है कि नहीं है, इस बात के लिए भी सोचना पड़ता है। आदमी पास बैठा है, पूरे दिन मुंह पे उंगली रख करके बैठा है कि मैं एक शब्द मुंह से न बोल दूं। मुझे समझ में आया कि अब राजेंद्र कुमार कि यह जो समय मिला है, बाकी का जो समय है, इतना समय जो गफलत में निकाला, मैं उसको गफलत इसलिए कहता हूं कि कभी इस संगठन में, कभी उस संगठन में, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए, परंतु वो इतना सा समझ में आया कि अब काम करना है और काम भी ज़मीनी स्तर से करना है। और फिर हम लगे ज़मीन पर लगे तो, और उस ज़मीन में क्या समझ में आया कि हमारा आदमी अभी भी मानसिक रूप से बहुत गुलाम है, इतनी अज्ञानता में जीता है कि उसे पता ही नहीं कि आपको इंग्लिश वाइन ले करके पंचशील की याचना नहीं करनी। अगर आप इस बात से इत्फाक रखते हो तो बात समझ में आएगी कि आपको भिक्षु को भी बिठाने के लिए किस प्रकार से आसन देना, इस बात का भी अभी हमें ठीक से नहीं पता। हमने फिर धम्म की मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम उस राजस्थान के सबसे पिछड़े हुए एरिया में स्टार्ट किया। और फिर
देश भर के जितने ये जो बड़े प्रोग्राम थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, उन सब से अलग हट करके अपनी जो टीम है, अपने यहाँ आदरणीय सुगत सर बैठे हैं, केसरी साहब बैठे हैं, तो हमने फिर इसकी एक प्लानिंग की कि हमें गांव देहात में जा कर के लोगों से बात करनी है। हमने दम प्रशिक्षण किए, हमने कैडर कैंप किए और फिर उसके साथ साथ हमने लोगों को संगीत से जोड़ा। अब जब संगीत से हम जुड़े तो बहुत सारे विद्वान साथियों ने विरोध किया, बुद्धेश्वर सर, कि संगीत विद्वानों का काम नहीं है, परंतु जब आप समाज में जाओगे तो फिर समाज मांगता ही संगीत है, संगीत के अलावा उसको और कुछ समझता ही नहीं है। और फिर यह सारा जो मूवमेंट चल रहा है, हमारे बीच आदरणीय डी के केसरी सर और आदरणीय इंजीनियर सुगत जी विराजमान हैं कि आपने ठीक है, हम सब ने ना राजस्थान को एक मॉडल के रूप में पकड़ा और फिर आप लगातार उसके लिए व्यवस्थाएं करते हैं और यह एक टीम के रूप में हम सबके साथ हैं। तो मैं इसी बात से आप सबसे रजा चाहूँगा, समय की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं। इसी बीच आप सब ने मुझे सुना, आप सब ने समय दिया, अगर वो कुछ ऊंच नीच शब्द निकल भी गए हों तो उस बात के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आप सब ने समय दिया, आभार, नमो बुद्धाय। यार देखो, मैं NIT रायपुर से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने JEE क्रैक किया था, तो मैं जानता हूँ कि आपके मन में क्या क्या इश्यूज़ है। तो जैसे मुझे बहुत इनसिक्योरिटी थी कि मैं दलित कम्युनिटी से आता हूँ, मेरी कास्ट जो थी SC में आती है। जब मैंने एडमिशन भी लिया तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उनसे 20 मार्क मेरे कम थे, मेरे 80 नंबर थे, और बाकी जो जनरल के लोग थे उनके 100 नंबर थे 360 में से, ठीक है। तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरे में कुछ कमीपना है। और कभी कभी जो है लोग ऐसे कह देते थे कि अरे तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं, मैं बोलता था 80 नंबर है, तो कहते थे अरे तुम तो चमार कोटा से एडमिशन लियो। तो मैं फ्रीज हो जाता था, यार इसने मुझे चमार कह दिया यार, कैसे, और सबके सामने। तो इसके ऊपर फाइट करने के लिए या इसके जो इनसिक्योरिटी है इससे डील करने के लिए मैंने कुछ स्टडी किया, और मैं काफ़ी ओशो को भी पढ़ता था। फिर मैं स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में था, मैंने कुरान और हदीस का पेपर भी दिया हुआ है, और मैं 3rd आया था, एंड आई वॉज द ओनली नॉन मुस्लिम देयर। तो कितने लोगों को कास्ट इनसिक्योरिटी होती है आपको, ठीक है। तो मैं आपको वादा कर रहा हूं कि 2 मिनट में आपकी कास्ट इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, मैं वादा कर रहा हूं, ठीक है। आपको पता है कि हम लोग बंदरों से इवॉल्व हुए, सबने सुना है कि बंदर थे पहले, फिर धीरे धीरे करके जो है वो हम मनुष्य बने। तो आपको पता है कि इंसान भी जो है ना इवॉल्व हुआ, अलग अलग फेजेस में हुआ। अब अलग अलग फेजेस क्या थे, वो थे मोनोलिथिक पीरियड। मोनोलिथिक पीरियड मतलब हम जो पत्थर थे, पत्थरों के टूल्स बनाते थे और उनको यूज करते थे। फिर आया चाल्कोलिथिक पीरियड, जिसमें हमको तांबा मिला, तो हम तांबे के टूल्स बनाते थे। तो अब मुझे बताओ, जब तांबा मिला ही नहीं था तो कहाँ से आया ताम्रकार? जब लोहा मिला ही नहीं था तो कहाँ से आया लोहार? हमने जो खेती करना है, एग्रीकल्चर, हम पहले हंटर एंड गैदरर्स थे, हम लोग हंटिंग करते थे। हमने किसानी करना सिर्फ 10,000 साल पहले शुरू किया है। तो 10,000 साल पहले कहाँ से आई वो सारी किसान जातियाँ? तो एक चीज़ ये है कि हम सब लोग एक ही है। हमने कपड़े पहनना जो है कुछ हज़ारों साल पहले शुरू किया है। तो जब तक कि सूत ही नहीं मिला था, सूत नहीं था तो कहाँ से आएगा सुतार? सुतार नहीं तो जनेऊ नहीं, जनेऊ नहीं तो ब्राह्मण नहीं। तो हम सब लोग एक ही है। अब जैसे मैं जो कोई मुझे बोल देता था कि यार तू तो चमार कोटा से आया, तो मैं कहता था पहले कि चमार किस में से बने होंगे? लोहार जाति आई, ठीक है। तो अभी जैसे चमार लोग हैं, चमार लोग क्या यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं चमड़ा है। चमड़े को सीते किससे है? वो सुई से सीते हैं और धागे से। तो इसका मतलब चमार आने के पहले लोहार और सुतार आए होंगे। तो जब लोहार होगा उसने सुई बनाई होगी, सुई उसके बाद में धागा बनाया होगा, फिर उसका यूज़ करके उनमें से ही कुछ लोग चमार बने होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चमड़ा मिला और अचानक चमार बने। तो हम सब लोग की उत्पत्ति एक से ही हुए, और इस थॉट के वजह से जो है मेरी कास्ट इनसिक्योरिटी एकदम वैनिश हो गई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये सुनेंगे और आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको जब आप बार बार सोचेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप जल्दी ही इस कास्ट इनसिक्योरिटी के बाहर आ जाएंगे। तालियां हो जाए यार। थैंक यू गाइस। तो मैं कुछ स्कॉलरशिप्स बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको अगर फॉरेन में पढ़ने जाना है तो आपके लिए क्या क्या स्कॉलरशिप्स है। तो पहली स्कॉलरशिप है आपके लिए, उसको कहते हैं हम नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। तो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप में क्या होता है कि अगर आपका SC ST कम्युनिटी से हो या आप OBC कम्युनिटी से हो, तो देश से 125 स्टूडेंट
को सिलेक्ट किया जाता है और सारा खर्चा जो है उनका वो इंडियन गवर्नमेंट उठाती है। बस इसकी शर्त यह है कि आपका जो वार्षिक उत्पन्न है, मतलब आपके फादर मदर की सैलरी मिला के 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप विदेश में फ्री में पढ़ने जा सकते हो, ठीक है। सेकंड है TS आम्बेडकर विद्या निधि, ये तेलंगाना स्टेट के लिए है। तो तेलंगाना से अब RS प्रवीण सर थे, मैं उनसे बात करना चाहता था लेकिन वो चले गए। तेलंगाना में 500 स्टूडेंट के लिए एक निधि है जिसमें आपको 20 लाख तक की स्कॉलरशिप मिलती है। तो उसके लिए आपका वार्षिक उत्पन्न 500 से कम होना चाहिए और ये आपका वार्षिक उत्पन्न 5 लाख से कम होना चाहिए और ये 500 स्टूडेंट्स को मिलती है। तो मैं तो कहता हूँ यार सिर्फ ये 500 और 125 स्टूडेंट क्यों, देश से 1000 SC ST स्टूडेंट्स क्यों नहीं जाते फॉरेन में पढ़ने के लिए। तो अगर हम इसका मैथ्स लगाए, समझो कि एक SC ST के स्टूडेंट को बाहर पढ़ने में साल का 50 लाख खर्चा आता है। 50 लाख बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। तो अगर मैं करूँ उसको, अगर हम 1000 बच्चे सिलेक्ट करते, 50 लाख इंटू 1000 कितना हो गया ये 500 करोड़। 500 करोड़ सुनने में बड़ा लग रहा है, बहुत छोटा अमाउंट ही है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है। अब आप अगर देखेंगे तो 1 किलोमीटर का रोड बनाने के लिए जो हमको 15 करोड़ का कॉस्ट आता है, तो 500 करोड़ जो है वो सिर्फ 30 किलोमीटर रोड बनाने का कॉस्ट है। और इस साल जो अभी नया बजट आया है उसमें 12,500 किलोमीटर का हाईवे बनाने का हमको प्रपोज किया है। और ये हाईवे है, रोड नहीं, हाईवे को तो और कॉस्ट आता है। तो 500 करोड़ कुछ नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये क्यों नहीं है। क्या इस चीज़ की हमारे समाज में डिमांड है? क्या हम ये चीज़ मांगते हैं गवर्नमेंट से? हम ये क्यों सोचते कि एक दिन जो है हमारे समाज का प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके बाद ही चेंजेस आएंगे? क्यों अभी नहीं हो सकता? हम क्यों अभी नेगोशिएट नहीं करते? हमारे लीडर्स क्यों रूलिंग गवर्नमेंट से नेगोशिएट नहीं करते? मेरा टॉपिक वैसे ब्लाइंड फेथ अवेयरनेस है, जो हमारा साविका का एक ऑब्जेक्टिव भी है। अभी हमारे एक एंकर ने बोला कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। एवरीबडी इज अध्यक्ष इन साविका, नो पर्सन इज अध्यक्ष इन साविका, एवरीबडी इज अध्यक्ष, एनीबडी कैन लीड द साविका। हमने ये सपना देखा था मैं भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, RCF में मैंने 18 साल काम किया। बाद में मुझे लगा कि जैसे सर ने बताया, दोपहर सर ने, कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी कुछ ना कुछ होता है और ये फैक्ट है। प्रवीण सर ने भी वही बताया और दीपक कदम सर ने भी वही बताया। तो मैं भी अभी जॉब करता हूँ। पहले भी मैं RCF में 18 साल था, उसके बाद मैंने RCF छोड़ दिया 2007 में, और उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया गया। तो सऊदी अरेबिया में जाने के बाद में हमने सोचा कि भाई हमारे पास तो पैसा आ रहा है, लेकिन हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ पे हमारे जो बंधु हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो लोग हैं, उसी तरह रह रहे जो हम जहाँ से हम लोग आए। जैसा प्रवीण सर ने बताया कि हर एक की अपनी अपनी स्टोरी होती है। जहाँ भी जितने भी डिग्निटरी जहाँ पे है आए हैं, चाहे दोपहर सर हो, चाहे निब्बान सर हो, अभी हमारे जो डिग्निटरीज नहीं है, जितने भी डिग्निटरीज है उनकी अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक स्ट्रगल है। तो हमने सोचा कि भाई हम तो कमा रहे हैं, प्लेन से आना जाना करते हैं, यहाँ पे आने के बाद टैक्सी लेते ना, हम लोग बस से जाते कुछ जाते। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है। जैसा पैसा कमाना है, बच्चों को बढ़ाना है, उनको पढ़ाना है, बाद में उनकी शादी कर देना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। बाद में हम लोगों ने सोचा कि नहीं, दिस इज़ नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू रीच माई पीपल। मैं जहाँ से आया हूँ, जो विलेज से आया हूँ, जो गली कूचे से मैं आया हूँ, वहाँ पे मुझे पहुँचना पड़ेगा। अभी हमारे जो लोग हैं, जब मैं उधर 11.5 साल था, अभी हमारे जो श्री सोनानी जी है और ये प्रवीण पाटिल जी है और जितने भी हमारे साविका के टीम है, आज कम से कम 35 लोग यहाँ पे अवेलेबल है फ्रॉम साविका। और वो इसीलिए है क्योंकि हमारे लोगों, हमारे जो यहाँ पे जो स्टूडेंट आए हैं
वो लोग सुने, उनको देखे कि भाई ये लोग कहाँ से आए, क्यों ये लोग यहाँ पे आए हैं। कोई नागपुर से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई लोग सऊदी अरेबिया में आ रहे हैं। 1 महीने का छुट्टी होता है तो छुट्टी में वो रिलेटिव को मिलते हैं, इसको उसको मिलने का उनका एक कोशिश होता है। लेकिन उन्होंने बोला कि हम जो आए हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो जो 10 साल पहले हमने सपना देखा था, तो हमने पहले जो GCC कंट्रीज थी, हमने बोला कि सऊदी अरेबिया में हमको नहीं रहना है, हमको आजू बाजू की जितनी भी कंट्रीज़ है, जैसे बहरीन हो या कतार हो या दुबई हो, जिन्हीं ऑल कंट्रीज़, इसको इन लोगों को हमने अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन के थ्रू हमने इन लोग को इकट्ठा किया। पहले उन लोगों से जुड़े हम लोग। आज हमको कोई कंट्रीब्यूटर है, कोई कतार से हमको कंट्रीब्यूशन दे रहे, जैसे उत्तम वैद्य सर है, वहाँ से कंट्रीब्यूशन दे रहे, कोई हमको कुवैत से दे रहे, कोई अमेरिका से दे रहे। ये क्यों दे रहे? क्योंकि हम लोग वी आर इन द राइट पाथ, हम लोग सही काम कर रहे, वी आर ऑन द पाथ ऑफ द ट्रूथ, इसीलिए वो लोग हमारे साथ है। अभी मेरा जो मुझे इन्होंने सब्जेक्ट दिया है अवेयरनेस ऑन द ब्लाइंड फेथ, बच्चों जरा ध्यान से सुनो। अभी जो मैं जो कंपनी में हूँ अभी, इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, इट इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, प्राइवेट कंपनी में। तो मैं प्राइवेट कंपनी में कैसा पहुँचा? प्राइवेट कंपनी में मुझे किसी अपने आदमी ने नहीं बुलाया मुझे, बिकॉज देर आर 2 टाइप ऑफ फ्रेंड्स इन आवर सोसाइटी, वन इज़ अ प्रोफेशनल फ्रेंड एंड वन अनदर इज अ सोशल फ्रेंड। तो हमारे पास में प्रोफेशनल फ्रेंड भी होने चाहिए, जो आपका जो ट्रस्ट है उसको देख के आपको वो बोलते कि नहीं, दिस पर्सन आई नीड, ही हैज़ अ स्किल, आपको उसके लिए आपको तैयार करना होता है। जब तक आप उसको तैयार नहीं करते तब तक आपके वो सोशल फ्रेंड बन नहीं सकते। तो जो भी हमारा जो प्रोग्रेस है सिर्फ सोशल फ्रेंड की वजह से ही नहीं होता है, तो प्रोफेशनल फ्रेंड से भी होता है। तो प्रोफेशनल फ्रेंड कौन होता है? जो आपका ऑफिस में है, जो आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें काम करते हैं, बट दे आर वेरी मच अलाइंड विथ यू। हो सकता है जब फेथ की बात आती है तो वहाँ पे हमारा डिफरेंस हो जाता है, जब भी हमारे हक की बात करते हैं तो डिफरेंस हो जाता है। मेरे भी ऐसे कुछ प्रोफेशनल फ्रेंड है, जब भी हम लोग बुद्ध की बात करते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सुधा गोंड आदिवासी हूँ और मैं सम्यक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से गरीब बच्चों को गांधीनगर गोंड बस्ती में 5 सालों से पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को महापुरुषों के जीवन के बारे में एवं उनके संघर्षों के बारे में और सामाजिक कार्यों के बारे में बताती हूँ। साथ में बच्चों को प्रोत्साहित की जाती है पढ़ाई के लिए और साथ में टीचरों को भी हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित की जाती है, जिसमें मैं सुधा गोंड और मैं गांधीनगर गोंड बस्ती से ही हूँ और आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई थी। लेकिन अब मुझे मौका मिला है, जो कि सम्यक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से मिला है। तो मैं MKPC कॉलेज में अपना एडमिशन ली हूँ और वहाँ पे मैं BSc की पढ़ाई कर रही हूँ। और साथ में मैं यानी कि हमारे बस्ती में जो है गांधीनगर गोंड बस्ती में वहाँ के लोग शिक्षा से वंचित हैं, तो बच्चों को यही कारण है कि वो बच्चों को प्रोत्साहित नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा मुझे काफ़ी सीखने को मिली और मैं हमारी बस्ती में सामाजिक कार्य करती हूँ, जिसमें जैसे कि कोविड के टाइम पर मैंने राशन वितरित किए सम्यक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से, और हम लोगों ने मास्क एवं सैनिटाइजर भी वितरित किए गए थे। और यही कारण है कि मैं एक और NGO के साथ जुड़ के काम कर रही हूँ बच्चों के स्वास्थ्य के इसमें, जिसमें मैं 0 से 5 साल तक के बच्चों के इसमें कुपोषण के इसमें काम करती हूँ। मैं बस्ती में जैसे कि मदर्स मीटिंग करती हूँ, होम विजिट भी लेती हूँ, और हम लोग जैसे कि अभी दस्तक अभियान चल रहा है तो उसमें भी हम लोग महिलाओं को समझाते हैं कि ORS कैसे बच्चों को पिलाना है, क्योंकि अभी दस्तक अभियान में जैसे कि बच्चे काफ़ी कुपोषित के शिकार हो रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग
काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से हुआ है मुझ में ये जो बदलाव, सिर्फ और सिर्फ सम्यक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के साथ जुड़ने से हुआ है। और मैं इसी तरीके से आगे काम करूंगी हमारी बस्ती के लिए, और हम अपने बस्ती को जागरूक करने का मेरा एक संकल्प है। तो मैं आगे की पढ़ाई कर रही हूँ और बच्चों को भी यही गाइडेंस दे रही हूँ। धन्यवाद। Good afternoon everyone. I Ragini Meena, volunteer and a teacher of Samyak Education and Welfare Society, welcomes you all on this wonderful event on the behalf of Samyak Education and Welfare Society. It has been such an honor to be a part of this wonderful meet. मैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वोट ऑफ थैंक्स कुछ दो शब्द बताना चाहती हूँ जो मुझ में सम्यक एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी के साथ जुड़ने के बाद हुए हैं या जो मैंने अचीव किया है। ज़्यादा कुछ तो अचीव नहीं किया है, लेकिन जितना अचीव किया है वो भी गांधीनगर के अकॉर्डिंग बहुत कुछ है। तो जब मैंने सम्यक एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी को ज्वाइन किया था 2017 अक्टूबर, तब मैं सेकेंड ईयर में थी अपने ग्रेजुएशन के। जुड़ने के बाद मैंने काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया, उनको गाइड भी किया। उनमें से कुछ बच्चे जो हैं जो स्टडी की और बिल्कुल भी नहीं थे, वो स्टडी में उनका ध्यान भी लगा। और मैंने खुद भी जुड़ने के बाद बहुत कुछ स्टडी में, जैसे कि मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। साथ ही मैंने जो BU गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है भोपाल में, काफ़ी फेमस है, उसका PhD का एंट्रेंस भी क्लियर किया। बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज़ मैंने एडमिशन नहीं लिया। बट इन फ्यूचर आफ्टर 2 and 3 years आई विल कंप्लीट माई PhD। और अभी हाल ही मैंने B.Ed में भी एडमिशन लिया है क्योंकि मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट है। साथ ही मैं अभी प्रेजेंट में एक मेडिकल कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रही हूँ और मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं प्रोफेसर की तरह वर्क करते हुए, और मैं अब इसी फील्ड में मतलब काम करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं अभी 2 से 3 सालों बाद अपना PhD जो है वो कंटिन्यू करूँगी। जब से हम लोग सम्यक एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हैं, केवल मैं नहीं, हमारी कोचिंग के जितने बच्चे हैं वो सब के सब एक एक बच्चे में वॉलेंटियर छुपा हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी काम करते हैं तो एक टीचर पूरा जो काम है उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है। हमारे बच्चे जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए सारे बच्चों के लिए। At last, I want to say, think big, trust yourself and make it happen. Now it's time for vote of thanks. Firstly, I am immensely thankful to Ms. Shraddha Suradkar for their efforts towards anchoring today. I also extend thanks to Mr. Praveen Gorkhede for his enormous cooperation with Samyak Education and Welfare Society. Whatever you have done for the children, it is beyond the expectation and no one can do. Our sincere gratitude goes to Honorable Bhante from Theravada Buddhist University, Burma. We remain grateful to Mr. Sirish Sonavane sir from Savika. We all are inspired by your great words. Thank you so much, sir. We express our gratefulness to Mr. Kadam sir for enhancing our knowledge about government policies. We are also thankful to Nikita Sonavane madam, co-founder of Criminal Justice and Police. We are also thankful to IPS Praveen Kumar sir. We are also thankful to Mr. Rajendra Nibban sir, and Mr. Rajendra Nibban sir is from Rajasthan, and also thankful to Mr. Gautam sir who has joined us through the Zoom meeting. Once again, thank you so much all the team of Savika and Samyak Education and Welfare Society, all the teachers and dear students.